नमस्कार। आप सभी का बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग 17 अप्रैल 2021 को द हिंदू समाचार पत्र में प्रकाशित प्रमुख समाचारों और आलेखों का विश्लेषण करेंगे। यह क्लास सिविल सेवा, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी रहेगी। स्टूडेंट्स, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि हम किन किन विषयों को यहाँ पर संबोधित करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप लोगों को उन अभ्यास प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा जो कल आप लोगों से पूछे गए थे। इसके बाद जो हमारा पहला आलेख होगा वो होगा महामारी के बाद की वैश्विक व्यवस्था। बहुत महत्वपूर्ण है कि ग्लोबल ऑर्डर की चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे कि जो महामारी है कोविड-19, इसके बाद की वैश्विक व्यवस्था के अंदर में क्या अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों के वर्चस्व वाली वैश्विक व्यवस्था दिखाई पड़ेगी या चीन और उसके सहयोगियों वाली एक कठोर प्रकार की वैश्विक व्यवस्था देखने को मिलेगी। तो अब यहां पर पक्ष विपक्ष भारत का जो संदर्भ है उन सबको जोड़ करके देखेंगे। इसके बाद वैक्सीन कूटनीति में स्पष्टीकरण की आवश्यकता। भारत ने जिस प्रकार से मानवता के नाते दुनिया के कई सारे देशों की मदद की है इस दौरान वैक्सीन की सप्लाई करके, उसकी आपूर्ति करके, लेकिन अब यहां पर इसका एक पक्ष और है। जैसे भारत के अंदर में कुछ लोगों का यह कहना है, उनका मानना है कि पहले आंतरिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए थी। तो अब अभी हाल ही में रायसीना वार्ता भी संपन्न हुई है। तो अब हम इन सारी चीजों को जो है जोड़ करके यहां पर देखेंगे। इसके अलावा असम राइफल्स और पूर्वोत्तर भारत, तो निश्चित रूप से एक बड़ा अच्छा ये जो है एक एडिटोरियल रहने वाला है यहां पर इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ, इसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद अमेरिका की अफगानिस्तान से वापसी, इसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न और फिर मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न और उनके जो उत्तर हैं उन उत्तरों की रूपरेखा की चर्चा हम लोग करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले कल के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है। तो इसमें दोनों ही जो कथन है कि भारत में सांस की पुरानी बीमारियों के कारण मृत्यु दर विश्व में सबसे अधिक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रदूषित हवा के कारण लोगों के फेफड़े खराब हो जाते हैं, अन्य बीमारियां पैदा हो जाती हैं, इसकी वजह से लोगों की मृत्यु होती है और ये दुनिया में सबसे अधिक है। इसके अलावा राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने वायु प्रदूषण से निपटने और वायु की गुणवत्ता में सुधार के लिए उपचारात्मक कदमों की निगरानी हेतु 8 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, दोनों ही कथन ये सही हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। निम्नलिखित में से कौन से लाभ ओसीआई कार्ड धारकों को प्राप्त है। ओसीआई का मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब स्टूडेंट्स, इसमें कथन 1, 2, 3 ये सही है और चौथा और पांचवा ये दोनों यहां पर गलत है और ऐसे में इसका सही जवाब हो जाएगा केवल सी। देखिए, मैं आपको एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इन्हें मत देने के अधिकार बिल्कुल भी नहीं है और उसका कारण है कि भारत के अंदर में दोहरी नागरिकता के प्रावधान नहीं है। ठीक है। इसके अलावा सरकारी नौकरी और संवैधानिक पद धारण करने के लाभ भी इनको नहीं दिए गए हैं और यहां पर भी दोहरी नागरिकता का जो प्रावधान है उसी को हम लोग जो है आगे बढ़ा करके देखते हैं। बाकी 1, 2, 3 स्पष्ट है, आपको कुछ में कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। प्रश्न संख्या 3 है हमारे सामने, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है। तो कथन 1 है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने आंतरिक रूप से और साथ ही सरलीकरण और कार्यान्वयन में आसानी के लिए आरबीआई विनियमित संस्थाओं से सुझाव मांगकर नियामक नुस्खों की परीक्षा करने के लिए विनियम समीक्षा प्राधिकरण 2.0 की स्थापना की है। बहुत चर्चा में रहा है द हिंदू के अंदर में पिछले कुछ दिनों में और ये वाला कथन जो है आपका सही है। इसके अलावा आरबीआई ने 1999 में विनियमों, परिपत्रों और रिपोर्टिंग प्रणालियों की समीक्षा के लिए इसके समरूप एक प्राधिकरण की स्थापना की थी। बिल्कुल सही बात है। तीसरा है, आरबीआई के एक डिप्टी गवर्नर को विनियम समीक्षा प्राधिकरण के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसे 1 मई 2021 से 1 वर्ष की अवधि के लिए स्थापित किया जाएगा। बिल्कुल सत्य कथन है स्टूडेंट्स ये।
हम सभी लोग जानते हैं कि आरबीआई में गवर्नर होते हैं और उनके अलावा डिप्टी गवर्नर्स भी होते हैं, तो उन्हीं में से एक को यहाँ पर रखा जाएगा। तो तीनों कथन यहाँ पर हमारे क्या हो जाते हैं, सही। हमसे यही पूछा गया था, तो हम लोग देख लेते हैं डी, दिस इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से गलत है या है? तो पहला है, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया NIXI की स्थापना घरेलू इंटरनेट ट्रैफिक को किसी अन्य देश के माध्यम से ले जाने के बजाय देश के भीतर अनुमार्गण करने के उद्देश्य से की गई थी। बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स ये, और इससे जो है हमारा जो देश का जो डेटा है वो हमारे देश के अंदर में ही रहेगा, तो इसको ध्यान में रखते हुए इसे आगे लाया गया था। दूसरा कथन है, भारत सरकार ने नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया को IN रजिस्ट्री के संचालन हेतु प्रत्यायोजित किया है, जो .INCCTLD का संचालन और प्रबंधन करता है, जो भारत का कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन भी यहां पर सही है। हमसे पूछा क्या गया था, गलत। अब दोनों सही हो गए हैं, तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, डी इसका सही जवाब। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? पहला है, यह यूरोपीय संघ की पहल है। बिल्कुल सही बात है, यूरोपीय संघ की पहल है। दूसरा है, यह लक्षित विकासशील देशों को अपनी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन को एकीकृत करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है, विकासशील देशों की जो है मदद ये करता है। बिल्कुल सही बात है। तीसरा है, यह विश्व संसाधन संस्थान और सतत विकास के लिए विश्व व्यापार परिषद द्वारा समन्वित है। जी नहीं, ये कथन यहां पर गलत हो जाता है, तो 1 और 2 सही हैं। हमसे पूछा गया है सही। ओके, तो कहां पर है, ये रहा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स, समाचारों के खंड की तरफ आगे बढ़ते हैं, और हमारा पहला समाचार पेज संख्या 6 से लिया गया है। इसको हम लोग GS2 इंटरनेशनल रिलेशन के साथ में जोड़ेंगे। द रूट्स ऑफ अ डिसेंटर्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। तो देखते हैं जरा इसको। बहुत अच्छा एडिटोरियल है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। बहुत अच्छे प्रश्न यहां से बन सकते हैं, और इस क्लास के अंत में हम इससे जुड़ा हुआ एक मेंस का प्रश्न भी देखेंगे। देखिए, महामारी के बाद की वैश्विक व्यवस्था बहुत दिलचस्प होने वाली है, और दुनिया के अंदर में शांति रहेगी या अशांति, बहुत कुछ निर्भर करेगा इस चीज के ऊपर में। एक तरफ अमेरिकी नेतृत्व है, जिसमें पश्चिमी यूरोपीय देश भी शामिल हैं, जिसे हम लोग तथाकथित उदार वैश्विक व्यवस्था के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ चीन है, और चीन के साथ में अभी हालिया दिनों की अगर हम लोग बात करते हैं, तो हमें रूस भी कदम ताल मिलाता हुआ दिखाई पड़ता है। और चीनी नेतृत्व की अगर हम लोग बात करें, तो हमें यहां पर एकल प्रभुत्व वाली वैश्विक व्यवस्था देखने को मिल सकती है। अब तक जो घटनाएं यहां पर घटी हैं दुनिया के अंदर में, जहां पर चीन का डोमिनेंस ज्यादा रहा है, वहां पर हमें यही दिखाई पड़ा है। तो अब किस तरह से दुनिया के अंदर में जो लीडरशिप का शिफ्ट है वो हो रहा है, इसको आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे? इस एडिटोरियल के अंदर में अगर मैं बात करूं, तो एक प्रकार से जो है प्रबोधन और पुनर्जागरण वाला जो समय था, वहां से कैसे यूरोपीय शक्तियों का उदय होना शुरू हुआ, कैसे दुनिया के अंदर में भारत और चीन जैसी प्राचीन सभ्यताओं वाले देश पतन की तरफ गए और यूरोपीय वर्चस्व की स्थापना हुई, और फिर उसमें ब्रिटेन बाजी मार गया। अच्छा, ब्रिटेन के नेतृत्व वाली वैश्विक व्यवस्था चलती रही, और फिर वो अमेरिका के नेतृत्व वाली वैश्विक व्यवस्था में बदल गई, और अब हमें एक प्रकार का ट्रांजिशन दिखाई पड़ रहा है चीनी नेतृत्व की तरफ। ठीक है, तो अब इन्हीं को जरा इन डिटेल हम लोग देख लेते हैं। एक संस्था है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज, और इसने कहा कि चीन का जो सैन्य बजट है वो लगभग $230 बिलियन के आसपास है। अब एक बात ध्यान रखना आप लोग, अगर कोई देश की आर्थिक शक्ति तेजी से बढ़ जाती है, तो निश्चित रूप से वो अपनी सैन्य ताकत को भी अगले कदम पर जाकर के दिखाएगा। वर्तमान में कोविड महामारी है, इसकी वजह से दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाओं को बहुत धक्का लगा है, लेकिन इन सब के बीच में चीन जो है मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। चीन को एक हद तक रूस का भी यहां पर समर्थन मिल रहा है, और इन दोनों
का जो एक ये गठबंधन है वो अमेरिका को टक्कर देता हुआ दिखाई पड़ता है। अगर आप घटनाक्रम को जोड़ें तो अभी पिछले दिनों ही रूस के ऊपर में अमेरिका के द्वारा कई प्रतिबंध लगाए गए हैं, उनके राजनयिकों को निकाला गया है अमेरिका से, ये आरोप के लिए कि उनके जो हैकर्स थे रूस के, उन्होंने अमेरिका के चुनावों में गड़बड़ी करने का प्रयास किया। अच्छा, अब जरा आगे देखिए अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में जो ब्रिक्स देश हैं, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, अगर इसमें हम लोग देखें तो चीन को जो है छोड़ करके एक हद तक जो अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाएं हैं उन पर कोविड-19 महामारी का एक गहरा दुष्प्रभाव तो हुआ है, लेकिन इस संगठन के अंदर में अपार संभावनाएं हैं। और अगर हम भारत की भी बात करें तो थोड़े बहुत जो है पॉजिटिव सिम्टम्स हमको भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर में भी दिखाई पड़ रहे हैं, थोड़े बहुत नगण्य से हैं लेकिन फिर भी हैं। अगर हम लोग वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात करें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है उसकी स्थिति तो बहुत ज्यादा खराब है, जिसमें अमेरिका और विशेष रूप से पश्चिमी यूरोपीय देश लीडरशिप की स्थिति में हमको दिखाई पड़ रहे थे। और एक बात ध्यान रखना कि ब्रिक्स के अंदर में रूस और चीन दोनों हैं। अब यहां पर हम लोग जो है बात करेंगे कि दुनिया में किस तरीके से लीडरशिप की शिफ्टिंग हुई है। तो मैंने आपको ब्रिटेन तक की बातें बताई थी कि किस तरीके से औद्योगिक क्रांति से होते हुए ब्रिटिश साम्राज्यवाद उभार पर आया और एक ऐसा वक्त आया जब कहा जाने लगा कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्यास्त कभी होता ही नहीं है। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और इसके बाद जब स्वेज संकट आया 1956 का, तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद का सूर्यास्त हो गया और साथ में एक बड़ी यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्ति फ्रांस का भी पतन हुआ। अब आपके दिमाग में निश्चित रूप से आएगा कि स्वेज संकट है क्या चीज। जरा यहां पर देखिए आप लोग मानचित्र में। दरअसल स्टूडेंट्स, जब स्वेज नहर का निर्माण हो गया 1869 के लगभग, तो उसके बाद 1875 के आसपास स्वेज नहर के अंदर में जो इसके अधिकांश शेयर थे वो ब्रिटेन ने खरीद लिए। अब 1950 के बाद में जब यहां पर नासिर साहब सत्ता में आए और उनकी ताकत बहुत तेजी के साथ में बढ़ना शुरू हुई, उन्होंने मिस्र को एक बड़ी शक्ति बनाना आरंभ किया। तो इसी बीच उन्होंने 1956 के लगभग स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब जरा ध्यान रखना, स्वेज नहर एक बहुत महत्वपूर्ण जल मार्ग है। अभी कुछ दिनों पहले ही यहां पर एक जहाज फंस गया था, तो कितना ज्यादा प्रॉब्लम होने शुरू हो गया था। अंतरराष्ट्रीय जो जल मार्ग है वहां पर बड़े सारे जहाजों का पूरा जाम लग गया था यहां पर। इससे आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। यूरोप तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता है समंदर के मार्ग से। तो अभी यहां पर है क्या चीज, ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर के मिस्र के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, लेकिन अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव के कारण यहां से ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे हटना पड़ा। और ये वो समय था स्टूडेंट जब पूरी दुनिया को यह बात समझ में आ गई कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ताबूत में अब आखिरी कील लग गई और अमेरिकी प्रभुत्व यहां से बहुत तेजी से आगे बढ़ना शुरू हुआ। अब यह अलग बात है कि इसी समय शीत युद्ध भी चल रहा था। सोवियत यूनियन अमेरिकी प्रभुत्व को लगातार चैलेंज कर रहा था और इन्हीं सबके बीच में एक तीसरा पक्ष भी यहां पर सामने आता है। एक तरफ तो अमेरिका हो गया, एक तरफ सोवियत यूनियन हो गया और एक तरफ तीसरी दुनिया के थर्ड वर्ल्ड के ऐसे देश हो गए, एशिया अफ्रीका के, जो नए नए आजाद हुए थे और वो गुट निरपेक्षता की नीति की तरफ आगे बढ़ रहे थे। 1955 का बांडुंग सम्मेलन इसी बात को प्रतिबिंबित करता है। तीन ध्रुव यहां पर हमको एक प्रकार से दिखाई पड़ रहे हैं और इस तीसरी दुनिया के साथ में भारत का एक बहुत गहरा संबंध रहा। भारत इनका एक प्रकार से नेतृत्व कर रहा था। अब यहां से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग फास्ट फॉरवर्ड करके आते हैं कि अमेरिकी प्रभुत्व को नुकसान कैसे हुए। देखिए, पिछले जो राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जैसे नाटो से बाहर निकलने की धमकी दी। अब नाटो एक ऐसा संगठन रहा है जिसके माध्यम से अमेरिका ने अपने बड़े सारे कूटनीतिक और राजनीतिक हित साधे हैं। तो एक महत्वपूर्ण संस्था रही है अमेरिका के लिए पूरी दुनिया के अंदर में अपने प्रभुत्व को दिखाने के लिए, और इन्होंने बोला हम बाहर निकल जाएंगे।
इसके अलावा पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका बाहर निकल ही गया। इसके अतिरिक्त प्रवासियों के प्रति भेदभाव, एक ऐसा राष्ट्र जिसे प्रवासियों ने ही बनाया है। जी हां, अमेरिका के इतिहास पर अगर आप निगाह डालें तो यूरोप से और अन्य क्षेत्रों से गए हुए प्रवासियों के द्वारा ही अमेरिका का निर्माण होता है, और वो अमेरिका प्रवासियों के प्रति भेदभाव की नीति पर आगे बढ़ गया। इसके अलावा दुनिया भर के अंदर में दक्षिण पंथ का उभार, दक्षिण पंथ का अर्थ यह हो गया कि उस राष्ट्र विशेष की जो अपनी संस्कृति है, अपनी सभ्यता है, उसके प्रति विशेष आग्रह का उभरना, जातीय संघर्षों का उभरना और धीरे धीरे उदारवाद का कमजोर पड़ना, जो कि अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों की यूएसपी रही है, उनकी जो कूटनीति रही है, उसकी यूनिक प्रॉपर्टी रही है वो कि मानवाधिकार और उदारवाद। अब इन सब की वजह से क्या हुआ, अमेरिकी प्रभुत्व को नुकसान पहुंचे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं चीन की, तो चीन के उभार के लिए अमेरिका का यह पतन तो एक जिम्मेदार रहा ही रहा, क्योंकि जहां जहां से अमेरिका हटा वहां वहां पर चीन उसकी जगह लेने के लिए तुरंत एकदम आतुर दिखा है हमको। अब मैं इसका एक हालिया उदाहरण आपको देता हूं पश्चिम एशिया का, कि पश्चिम एशिया के अंदर में अमेरिका अब धीरे धीरे इस बात के संकेत दे रहा है कि बहुत इंटरेस्टेड नहीं है वो उसके अंदर में। आप देखिए चीन किस तरीके से वहां पर जो अन्य देश है उनके साथ में अपने संबंधों को बेहतर करने में लगा हुआ है, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो ईरान वगैरह हो। अफगानिस्तान से अमेरिकी फोर्सेस बाहर निकल रही हैं, ये पिछले कई महीनों से चर्चा में है चीजें, और जैसे जैसे वो डेट्स नजदीक आ रही हैं तो बातें और चर्चा में आ रही हैं। तो आप ये भी देखिए कि किस तरीके से चीन जो है अफगानिस्तान के अंदर में भी एक अहम रोल अदा करने के लिए तैयार बैठा हुआ है एकदम। लेकिन यह कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि चीन के जो अनुभव रहे हैं, जिन जिन देशों के अंदर में इसने निवेश किया और किस तरीके से उन्हें कर्ज के जाल में फंसाया, यह सब चीन की साम्राज्यवादी मंशा को दिखाता है। ये दिखाता है कि चीन अगर किसी देश के साथ में जो है अंतरराष्ट्रीय संबंध स्थापित करता है तो चीन सह अस्तित्व की जो नीति है, कोएग्जिस्टेंस की जो नीति है, उसको पीछे रख देता है और चाइना फर्स्ट की पॉलिसी को लेकर के वो आगे बढ़ता है। चीन के बारे में कई विशेषज्ञ तो यहां तक कहते हैं कि चीन की विदेश नीति इस आधार पर चलती है कि जो हमारा है वो तो हमारा है ही, और जो तुम्हारा है उस पर हम बात करेंगे। ये तो बड़ी आक्रामक नीति हो गई। आइए कुछ और बिंदु जरा यहां देखते हैं। देखिए एशिया के अंदर में चीन बड़ी तेजी के साथ में क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रहा है। बेल्ट और रोड परियोजना की हमने खूब चर्चाएं देखी हैं, सिल्क रोड प्रोजेक्ट को हम लोगों ने देखा है। इसके अलावा भारत और जापान के साथ में इसके संघर्ष हमको लगातार दिखाई पड़ रहे हैं। दक्षिणी चीन सागर के अंदर में अमेरिका के वर्चस्व को खुली चुनौती दी जा रही है चीन के द्वारा। और जो बात मैंने इस एडिटोरियल की शुरुआत में कही थी, आर्थिक उभार, चीन एक बड़ी आर्थिक शक्ति है, और आर्थिक शक्ति है तो निश्चित रूप से उसका सैन्य आधार भी वो क्या करेगा, मजबूत करेगा अपना, और उसको दिखाएगा भी दुनिया के अंदर में। अब अगर हम लोग आगे की राह की बात करते हैं तो भारत और चीन ये दुनिया की दो प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। और अगर हम लोग भारत की बात करें तो बहुत गहरा असर रहा है दुनिया की सभ्यता संस्कृति के ऊपर में भारतीय दर्शन का, और चीन भी लगभग उसी श्रेणी में खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर हम हालिया संदर्भों की बात करें तो भारत सह अस्तित्व को प्रमोट करता हुआ दिखाई पड़ता है, और अगर हम चीन की बात करते हैं तो चीन मानवाधिकार जो है इनका बहुत बड़ा उल्लंघन करता हुआ देश हमको दिखाई पड़ता है। और अगर हम संप्रभुता के साथ में इसको जोड़ें तो चीनी लोग जो है या चीन की जो विदेश नीति है वो संप्रभुता पर अधिक जोर देती है बनिस्बत मानवाधिकार के, और ऐसे में ये एकल प्रभुत्व या तानाशाही की तरफ झुकी हुई दिखाई पड़ती है। अगर हम उदारवादी वैश्विक व्यवस्था का एक सारांश देखें तो ये मानवाधिकारों की तरफ झुकी हुई दिखाई पड़ती है, और संप्रभुता यहां पर कमजोर दिखाई पड़ती है किसी एक राष्ट्र के संदर्भ में। अब अगर हम बात करें भविष्य की, तो भविष्य के संदर्भ में इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि मानवाधिकार और संप्रभुता इन दोनों के बीच में एक प्रकार का संतुलन होना चाहिए, और जितना बेहतर संतुलन होगा उतना अच्छा होने वाला है। मतलब क्या है कि ये दोनों व्यवस्थाएं जो है
अगर अतिवाद की तरफ जाएंगी तो अच्छे परिणाम नहीं लाएंगी दुनिया के लिए, और ऐसे में जो भारत की सह अस्तित्व की नीति है वो ज्यादा कारगर हो सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला समाचार है स्टूडेंट्स, पेज संख्या 6 से ही, GS2IR से ही इसको जोड़ेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन से हम लोग। वैक्सीन डिप्लोमेसी दैट नीड्स स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशंस। अब देखिए स्टूडेंट्स जरा यहां पर आप लोग, वैक्सीन कूटनीति में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। लेखक कहते हैं कि सरकार को यह चाहिए कि वो भारतीयों को यह समझाए कि जो वैक्सीन का वो निर्यात कर रहे हैं और जो किया है उन्होंने अब तक, वो भारतीय लोगों की स्वास्थ्य की कीमत पर नहीं किया गया है। और इसमें कुछ बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को जानने भी चाहिए स्टूडेंट्स, खासतौर पर गावी का पॉइंट। आइए देखते हैं जरा इसको। देखिए, वैक्सीन कूटनीति वैश्विक स्वास्थ्य कूटनीति का हिस्सा है। तो आसान सा बिंदु है, यहां पर बहुत बारी चर्चा हुई भी है इसके ऊपर में। एक राष्ट्र अन्य देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए टीकों का विकास या वितरण, इन सब का उपयोग करता है। अगर हम बात करें तो मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, इनको हमने वैक्सीन की शिपमेंट भेजी भी है और कई अन्य देशों को हम आगे भेजेंगे। अब यहां पर जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको अच्छे से याद रखना है वो है गावी। दरअसल गावी जो है स्टूडेंट्स, इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, और बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और उनके सहयोगियों ने मिलकर के सन 2000 में इस संस्था की स्थापना की थी, गावी की। गावी का काम यह है कि विकासशील देश जो कि वैक्सीन की जो कीमत है उसका वहन नहीं कर सकते हैं, उन देशों को ये जो है लागत प्रभावी तरीके से वैक्सीन उपलब्ध करवाए जाएं और अन्य बीमारियों के भी वैक्सीन उपलब्ध करवाए जाएं ताकि वहां पर लोगों की जानें बचाई जा सके। अब जरा भारत का पक्ष यहां देखिए। दरअसल ये जो गावी की कोवैक्स योजना है, या हम लोग कोवैक्स फैसिलिटी इसको कह देते हैं, तो इसमें टीकों की आपूर्ति का एक दायित्व है भारत के ऊपर में। भारत इसका सदस्य रहा है। अब एक बात यहां पर और ध्यान रखिए आप लोग कि हम यहां से वैक्सीन प्राप्त भी करते हैं और हम देते भी हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में भारत जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण रोल अदा करने के लिए रायसीना वार्ता का आयोजन कर रहा है, वहां पर भी हमारे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने इस बात को बार बार दोहराया कि वैक्सीन की कोविड-19 महामारी के संदर्भ में इसकी समतापूर्ण आपूर्ति होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। अब गावी के महत्व के बारे में आप इस पॉइंट पर ध्यान दे लीजिए कि अमेरिका में कई सारे जो वैक्सीन हैं जिनकी कीमत $1100 के आसपास है, गावी के अंदर में इन्हीं 11 वैक्सीनों की जो कीमत है वो महज $28 है। तो आप समझ रहे हैं, एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा इस बात को कि अगर दुनिया के अंदर में कि कोई उद्योग है, कोई व्यापार है और उसके आसपास में ऐसे लोग रहते हैं जिनका आर्थिक जो जीवन है वो बहुत ही दुष्कर है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, वो उद्योग कभी सफल नहीं हो सकता है। उद्योगों की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उसके इर्द गिर्द का, उसके आसपास का समाज भी सफल होना चाहिए। और इसी संदर्भ में आप लोग भारत के अंदर में CSR को समझिएगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कि किस प्रकार से भारत सरकार जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं उनसे CSR करवाती है कि आप अपने लाभ का एक हिस्सा सोशल वेलफेयर के लिए देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग यहां पर आगे की राह की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जी का 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में दिया गया वक्तव्य आपके बहुत काम आ सकता है। देखिए, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो मेंस के आंसर राइटिंग के अंदर में या एसे के अंदर में कहीं भी प्रयोग किए जा सकते हैं। तो ये विदेश नीति जो भारत की है उसकी मूल भावना को दर्शाता है। क्या है स्टेटमेंट? कि भारत भूमि ने दुनिया में अपना सही और सम्मानित स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा विश्व शांति को बढ़ावा देने और मानव जाति के कल्याण में हम अपना पूर्ण और तत्पर योगदान आगे भी देते रहेंगे। और इसके साथ साथ में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, होल वर्ल्ड इज अ फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम, कि ये जो भावना जिसका हमने पालन किया है हमेशा, इस कठोर समय, कठिन समय के अंदर में भी हम इस भावना के तहत काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हम कई सारे अन्य पश्चिमी यूरोपीय देशों के बारे में विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि वो वैक्सीन की जमाखोरी कर रहे हैं,
जितनी उनको आवश्यकता है उससे अधिक के वो ऑर्डर लगा रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है। लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया के अंदर में कई सारे ऐसे देश भी हैं जो कि इन वैक्सीनों को जो है वहन नहीं कर पाएंगे। तो मानव होने के नाते हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है, खासतौर पर अगर हम बात करें अफ्रीकी देशों की या द्वीपीय देशों की, तो वहां के लोगों को सस्ती कीमत पर यह वैक्सीन उपलब्ध करवाना यह हमारी ही नैतिक जिम्मेदारी है, और भारत इसको दिखाता हुआ प्रतीत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, अगला समाचार जो हमारा है इसको हमने पेज संख्या 7 से लिया है। GS3 इंटरनल सिक्योरिटी के साथ में इसको हम लोग जोड़ेंगे। और मुख्य रूप से ये जो समाचार है ये असम राइफल्स और उनका जो योगदान रहा है पूर्वोत्तर भारत के अंदर में उससे जुड़ा हुआ है। आइए देखते हैं जरा इसको। अगर हम बात करें असम राइफल्स की, तो पूर्वोत्तर के अंदर में चाहे अलगाववादियों की समस्या हो, चाहे म्यांमार से प्रवासियों की समस्या हो, या ड्रग तस्करी की समस्या हो, विशेष रूप से मिजोरम में बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं यहां पर नशे की वजह से, इन सब से असम राइफल्स डील करता हुआ हमें दिखाई पड़ता है। अब मिजोरम के अंदर में एक जगह है जोरिनपुई। इस हॉटस्पॉट को आप लोग बहुत बढ़िया से याद रखिएगा। जोरिनपुई का मतलब होता है बड़ी उम्मीद, और ये वो क्षेत्र है जो कलादान सेतवे मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के साथ में जुड़ा हुआ है। और इसी जगह से म्यांमार से भारत के अंदर में बड़ी तादाद में लोग दाखिल हो रहे हैं। ये आप लोग अच्छे से जानते हैं कि म्यांमार के अंदर में तख्ता पलट हुआ है और वहां पर किस प्रकार से सेना के द्वारा लोगों पर भांति भांति के अत्याचार किए जा रहे हैं, जो लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं विशेष रूप से उनके ऊपर में। तो अब एक तो जोरिनपुई कलादान सेतवे मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के साथ में जुड़ा हुआ है, और दूसरा म्यांमार से लोग यहां पर भारत के अंदर में दाखिल भी हो रहे हैं। तो अब इन सब में असम राइफल्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए देखते हैं जरा आगे। मैंने बार बार आपसे कलादान मल्टी मॉडल की बात कर ली, तो जरा इसको आप लोग देख लेंगे। कलादान मल्टी मॉडल जो प्रोजेक्ट है स्टूडेंट, ये हमारे देश के अंदर में जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, इससे बंगाल की खाड़ी से होते हुए ये हमको हमारे मिजोरम राज्य के साथ में जोड़ेगा। अभी है क्या चीज, अभी हम जमीन के रास्ते जाते हैं पूरा असम से होते हुए मिजोरम की तरफ, तो बहुत लंबा वक्त लग जाता है। यहाँ पर अभी जो सड़क सुविधाएं हैं, इसके अलावा जो ट्रेन की जो सुविधाएं हैं वो इतनी बेहतर नहीं है। पहाड़ी क्षेत्र है, इसके अलावा भूस्खलन की समस्या भी विद्यमान है, अलगाववादी समूह भी सक्रिय हैं। तो इन सब की वजह से जो है, जो हमारा जो मुख्य रास्ता है वहां पर कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो म्यांमार की सरकार के साथ में सहयोग को स्थापित करके हमने कलादान सेतवे मल्टी मॉडल को विकसित करने की तरफ कदम बढ़ाया। इसमें है क्या चीज, सी रूट है, इसमें करीब 539 किलोमीटर्स का, इसके बाद में 158 जो है किलोमीटर्स का नदी का रास्ता है, और फिर यह जो है जो लाल रंग का आप देख रहे हैं पालेतवा और कालेतवा से होते हुए ये जमीन का रास्ता है पूरा हाईवे वाला, और यहां से हम मिजोरम में जाके कनेक्ट हो जाएंगे। अब जरा ध्यान रखिएगा आप लोग, एक तो म्यांमार के अंदर में तख्ता पलट हो गया है, सैन्य शासन वहां पर आ गया है, और सैन्य शासन के साथ में डील करना थोड़ा सा अनिश्चितता भरा होता है हमेशा। तो एक तो हमारा यहाँ पर निवेश हो रखा है, हमें उस निवेश की रक्षा भी करनी है, भारतीय हितों की रक्षा भी करनी है। तो निश्चित रूप से अब यहाँ पर जो बॉर्डर के ऊपर में जो सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे होंगे उनका जो रोल है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय सुरक्षा, अखंडता का मुद्दा भी यहाँ पर जुड़ा हुआ हो जाता है। और असम राइफल ने अपने इन कर्तव्यों का निर्वहन बेहद शानदार तरीके से किया है। आइए जरा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जरा असम राइफल के बारे में अगर कुछ बातें हम लोग यहाँ पर चर्चा में लाएं, तो ये एक प्रकार का अर्धसैनिक बल है, ये अच्छे से ध्यान रखेंगे। 1835 में ब्रिटिश भारत में इसका निर्माण किया गया था। इसके अलावा इन्होंने 2 विश्व युद्ध, 1962 का भारत चीन युद्ध, इसमें भी हिस्सा लिया। पूर्वोत्तर के अंदर में जो आतंकवादी समूह रहे हैं उनके विरुद्ध जो अभियान चलाए गए हैं वहां पर भी इसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है असम राइफल्स ने। अब यहां पर ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखिएगा इनको।
असम राइफल जो है ये भारत का एकमात्र अर्धसैनिक बल है जिसकी दोहरी संरचना है। कैसे? इसका जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो गृह मंत्रालय के पास में है और जो ऑपरेशनल जो चीजें हैं इसकी वो रक्षा मंत्रालय के अधीन सेना के द्वारा की जाती हैं। मतलब यह हुआ कि असम राइफल के लिए सैलरी वगैरह हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सब गृह मंत्रालय इनको देता है। इसके अलावा जो यहाँ पर लोग काम करते हैं उनका ट्रांसफर, डेप्यूटेशन दैट इज प्रतिनियुक्ति, इन सब का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? सेना के द्वारा किया जाता है। अब ये एक विवाद का विषय रहा है यहाँ पर बड़े लंबे समय से। आइए देखते हैं जरा पक्ष और विपक्ष को। यहाँ पर अगर हम खुद असम राइफल्स की बात करें तो उनके अंदर एक ऐसा बड़ा वर्ग है जो लगातार ये कहता रहा है कि इसका जो नियंत्रण है वो पूरी तरह से रक्षा मंत्रालय को दे दिया जाना चाहिए। कारण क्या है? कारण ये है कि असम राइफल जो है इसके जो सैनिक हैं, जो गृह मंत्रालय के तहत जो CAPF की संरचना है जिसके अंदर में कई सारे अन्य जो है बल भी आते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, तो अगर ये सेना के अंडर में चला जाएगा तो इनको बेहतर भत्ते मिलेंगे, सेवानिवृत्ति के लाभ भी इनके बढ़ जाएंगे, 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ भी इनको मिल पाएगा। इसके अतिरिक्त गृह मंत्रालय यहां पर यह भी कहता है कि देखिए जितने भी सीमा रक्षक बल हैं वो सब गृह मंत्रालय के अंडर में आते हैं, तो असम राइफल्स को भी उनके अंडर में ही आना चाहिए। और इससे क्या होगा कि भारतीय जो सुरक्षा नजरिया है इसको एक व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण मिल पाएगा। इसके अलावा गृह मंत्रालय का यह भी कहना है कि हम असम राइफल्स का और बेहतर तरीके से जो है विकास करेंगे ताकि आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके, अन्य एजेंसियों के साथ में जो इनका कोऑर्डिनेशन है वो और बेहतर हो जाएगा। लेकिन भारतीय सेना भी यहां पर पीछे नहीं है। भारतीय सेना यह कहती है कि असम राइफल्स ने सेना के साथ लंबे समय तक बेहतरीन तरीके से समन्वय स्थापित किया है और जबरदस्त काम किया है। तो ऐसे में असम राइफल अगर भारतीय सेना के अंडर में काम करेगा तो इनका जो मुख्य काम है ये उस पर बेहतर तरीके से ध्यान कर पाएंगे और इसका लाभ राष्ट्रीय सुरक्षा में बेहतर तरीके से हमको मिलेगा। तो अब भारत सरकार के ही 2 मंत्रालय यहां पर हमको आमने सामने दिखाई पड़ रहे हैं और असम राइफल्स के अंदर में जो एक बड़ा वर्ग जो चाहता है वो भी मैंने आपको बता ही दिया। अब यहां पर कुछ अन्य बिंदु भी हैं स्टूडेंट्स, और अन्य बिंदु क्या है? असम राइफल्स और अफस्पा। देखिए ये जो है एक ऐसा बिंदु है जो बहुत संवेदनशील है। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो कि भारत के अंदर में अलगाववादी गतिविधियों, आतंकवादी गतिविधियों इनको नियंत्रित करने के लिए 1958 के आसपास लाया गया था। और अभी यहां पर है क्या चीज? इसके अंदर में सशस्त्र बलों को बहुत अधिक अधिकार दिए जाते हैं। और 2004 में एक घटना घटी थी जिसकी वजह से ये चीजें विवाद में काफी ज्यादा आई। मणिपुर में थांगजम मनोरमा नाम की एक महिला की हत्या हो गई थी और उस समय जो केंद्र सरकार थी उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, ध्यान रखेंगे सुप्रीम कोर्ट है, BP जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था अफस्पा को रिव्यू करने के लिए और इस पूरे विवाद को जो है देखने के लिए कि यहां पर क्या ऐसा हो सकता था कि जिससे इतनी बड़ी समस्या पैदा नहीं होती, लोगों के बीच इतने बड़े असंतोष का जन्म नहीं होता। तो जीवन रेड्डी कमेटी ने यह कहा कि ये जो कानून है ये मानवाधिकारों का उल्लंघन करता हुआ दिखाई पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस बात को अनुशंसित किया है कि जो अफस्पा है वो एक प्रकार से दमन का प्रतीक है और इसे निरस्त करने की बात कही गई। अब इसी के बाद इरोम शर्मिला उन्होंने अपना बहुचर्चित अनिश्चितकालीन अनशन आरंभ कर दिया था। बहुत चर्चा में रही थी इरोम शर्मिला चानू और ये खैर 16 में खत्म हुआ ये अनशन। तो ये कुछ एक विवाद का एक यहां पर क्षेत्र आ जाता है। अब हमने यहां पर बड़े सारे बिंदु देख लिए, अब आगे की राह क्या हो सकती है? सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए प्रशासन को कि जो प्रशासनिक विरोधाभास हैं इनका अंत होना चाहिए ताकि प्रशासन में आ जाए स्पष्टता। इसके अलावा अफस्पा के द्वारा जो चिंताएं उत्पन्न हुई
अगर हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करें तो वहां पर भी हमें अफस्पा के संदर्भ में कई सारी संवेदनशील जानकारियां देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर राह क्या हो सकती है? देखिए, बदलते हुए समय में निश्चित रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के समय कई सारी चिंताएं तो पैदा हुई हैं। हमें मानवाधिकारों की रक्षा भी करनी है और राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय अखंडता का भी ध्यान रखना है। तो हम एक मध्यम मार्ग यहां पर अपना सकते हैं, उसको जो है आप अपना करके हम इन सारी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं कि जहां पर क्षेत्रीय सुरक्षा के साथ समझौता भी ना हो और जो हमारे सुरक्षा बल हैं उनका मनोबल भी कमजोर ना हो। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला समाचार स्टूडेंट्स पेज संख्या 6 से लिया गया है। GS2 अगेन इंटरनेशनल रिलेशन से ही जुड़ा हुआ है। एग्जिटिंग अफगानिस्तान। स्टूडेंट, इस आर्टिकल के बारे में खूब चर्चा हुई है हमारी आपकी कि किस प्रकार से अफगानिस्तान से बाहर निकलने के लिए ट्रंप सरकार ने जो निर्णय लिया था, जो वर्तमान जो बिडेन सरकार है वो उसको आगे बढ़ा रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ चैलेंजेस होंगे। चैलेंजेस ये होंगे कि अगर तालिबान फिर से मजबूत हो गया या अलकायदा जैसे जो आतंकवादी समूह हैं वो फिर से मजबूत हो गए यहाँ पर, तब क्या होगा? तो अमेरिकी सरकार ने यहाँ प्रतिबद्धता जताई है कि हम अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल जो है आतंकवादियों को जो है करने नहीं देंगे। हम अफगानिस्तान को लगातार मदद करते रहेंगे। इसके अलावा इस पूरे के पूरे क्षेत्र के अंदर में रूस, चीन और भारत जैसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी भी हैं जिनके हित जुड़े हुए हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखना यह होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान अमेरिका के जाने के बाद में एक नए गेम ऑफ थ्रोन का हिस्सा बन जाए। अब बिल्कुल सही बात है, अफगानिस्तान को हम लोग वैसे भी साम्राज्यों के कब्रगाह कहते हैं। एक जमाने में चाहे सिकंदर रहा हो, चाहे बाद में सोवियत संघ रहा हो और चाहे अभी अमेरिका रहा हो, तो अफगानिस्तान से निश्चित रूप से अमेरिका के निकलने के बाद में वहां पर जो परिवर्तन होंगे वो भारत को भी प्रभावित करेंगे और जो क्षेत्रीय राजनीति है उस पर भी उसका असर पड़ेगा। तो अभी एक लंबे समय तक हमें इस पूरे विषय पर ध्यान रखना पड़ेगा। सारे बिंदुओं को आप लोग जोड़ते रहेंगे, इसको भी आप लोग रीड कर लेंगे। अब देखते हैं हम लोग प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्नों को। स्टूडेंट्स देखिए, पहला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? पहला है थोक मूल्य सूचकांक परिवहन लागत, खुदरा मार्जिन और करों से रहित कीमतों को ट्रैक करता है। दूसरा है WPI सामानों के साथ साथ सेवाओं से संबंधित होता है। तीसरा है मौद्रिक नीति निर्धारण हेतु WPI के आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य मात्रिक नहीं होते हैं। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो केवल एक है, केवल एक और दो है, केवल एक और तीन है, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। अगला है निम्नलिखित में से कौन से वायुजनित रोग हैं? सामान्य जुकाम, चिकन पॉक्स, खसरा, हैजा, हेपेटाइटिस ए। सही विकल्प चुनने हैं आप लोगों को। केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 2, 3 और 4, केवल 2, 3, 4 और 5 और उपर्युक्त सभी। अगला है निम्नलिखित में से किस उद्योग में ऑक्सीजन का उपयोग औद्योगिक पैमाने पर किया जाता है? तो पहला है इसमें इस्पात में, दूसरा है वाहित मल उपचार और जल शोधन संयंत्र में, तीसरा है कांच विनिर्माण में, चौथा है पेट्रोलियम पुनः प्राप्ति और परिष्करण में। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से किन देशों के साथ वर्तमान में भारत की प्रत्यर्पण संधियां हैं? तो पहला है ईरान, दूसरा यूनाइटेड किंगडम, तीसरा अफगानिस्तान, चौथा इजराइल, पांचवा मिस्र। अब देखो, ये विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा, प्रत्यर्पण संधि मतलब कि हमारे देश का कोई अपराधी है, आर्थिक अपराधी हो चाहे जो है हार्डकोर अपराधी हो, क्रिमिनल हो, तो इनको वापस लाने की जो प्रक्रिया है उसमें प्रत्यर्पण संधियों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और नीरव मोदी के संदर्भ में चीज चर्चा में आई है, तो इसको देख करके आप इसका उत्तर देंगे। फिर सही विकल्पों को चुनेंगे आप लोग। यहां पर विकल्प है आपके सामने केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 2 और 5, केवल 2, 3, 4 और 5, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से निम्न में से किस विषय में राज्यसभा के पास लोकसभा के समान अधिकार है?
नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में, संविधान में संशोधन करने के विषय में, सरकार को हटाने के विषय में, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। ध्यान रखना राज्यसभा की बात हो रही है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम लोग और देखते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्नों को। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है हमारे सामने वो है, महामारी के बाद की अवधि में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को अमेरिकी नेतृत्व और चीनी नेतृत्व के मध्य संघर्षों का सामना भी करना होगा। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 250 शब्द 15 अंक। अब सबसे पहले आप यहाँ पर वैश्विक नेतृत्व का शिफ्टिंग किस प्रकार से हुआ है उसका एक सामान्य परिचय कर देंगे। इसके बाद में अमेरिका के उभार की जो पृष्ठभूमि थी मैंने वो बताई थी। फिर अमेरिका का पतन किस तरीके से, या जो एक कमी आई है उसके प्रभुत्व में, उसमें कमी के कारण क्या रहे। इसके अलावा जो मैंने एक ट्रायंगल आपको बताया था, एशिया अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देश, उनकी नीतियां, गुटनिरपेक्षता की, फिर अमेरिका और सोवियत यूनियन, इसकी चर्चा कर देंगे। फिर वर्तमान महामारी का आना और फिर यहाँ पर भू राजनीति का बदलना, कि जो रूस और चीन एक जमाने में बड़े प्रतिद्वंदी हुआ करते थे अब वो एक दूसरे के काफी करीब आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं हमको। फिर चीन की आर्थिक और सैन्य शक्ति का उभार, पहले आर्थिक शक्ति और फिर उसकी सैन्य शक्ति। इसके अलावा अमेरिका और चीन का टकराव, फिर एशिया का जो महत्व है वो, और यहाँ पर भारत और चीन किस प्रकार से एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, इसको जो है दिखाते हुए आप इसका निष्कर्ष लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्नों में। दूसरा प्रश्न देखते हैं, असम राइफल्स की दोहरी नियंत्रण व्यवस्था को बताते हुए उसके महत्व और विवादों पर प्रकाश डालिए। 250 शब्द 15 अंक। आइए देखिए, तो भूमिका में सबसे पहले असम राइफल्स का परिचय कर देंगे, उसके बाद असम राइफल्स का योगदान जो रहा है उसकी बात कर देंगे। फिर जो इसकी प्रशासनिक संरचना के बारे में है, दोहरी नियंत्रण व्यवस्था, उसको बता देंगे। यहाँ पर गृह मंत्रालय का जो पक्ष है उसको बता देंगे, रक्षा मंत्रालय का जो पक्ष है उसकी बात भी कर देंगे, और जो असम राइफल्स के लोग जो इसमें एक बड़ा वर्ग जो सोचता है, जो मैंने बताया था भैया आपको, उसको बता देंगे। इसके बाद यहाँ पर जुड़े हुए जो विवाद है, अफस्पा का जो विषय है उसको भी जोड़ देंगे। और अंत में एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पर, कि एक तरफा मत करिएगा कुछ भी, कि यहाँ पर हमें राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय अखंडता को भी देखना है और जुड़े हुए विवादों का अंत कैसे किया जाए उसको भी देखना है। तो इन दोनों में एक समायोजन करते हुए इसका आप निष्कर्ष लिख देंगे और इस तरीके से एक अच्छा उत्तर आपका बन पड़ेगा। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो सारे नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएंगे। अपना बहुत ध्यान रखिए। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।